भारतीय फुटबॉल में पिछले कुछ सालों से जो तू मैं चल रहा था एआईएफएफ और आईएसएल क्लबों के बीच जो अक्सर विवाद होता होता दिखता होता हुआ दिखता था, आखिरकार महीनों की लड़ाई के बाद उनके बीच एक समझौता हो गया है। और अब सवाल है कि भारतीय फुटबॉल बदलेगा कि नहीं या सिर्फ कुर्सियां ही बदलती रह जाएगी। इस समझौते में कई सारे अहम सवाल थे, जैसे आईएसएल में क्या अब क्लबों का राज होगा, क्लब लीड मॉडल आखिर है क्या और इसे 4 साल के लिए ही क्यों लागू किया गया है, ओसीआई खिलाड़ियों को भारतीय नहीं बल्कि विदेशी ही क्यों माना जाए, राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों को किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए क्लब छोड़ेंगे कि नहीं, इस पर क्या फैसला लिया गया, भारत के नंबर 9 स्ट्राइकर का नियम क्यों नहीं बन पाया और आई लीग चैंपियन डायमंड हार्बर एफसी को क्या आईएसएल में जगह मिलेगी कि नहीं। इन्हीं सारे सवालों की चर्चा इस वीडियो में आसान भाषा में करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, 8 जुलाई 2026 को आखिरकार नई दिल्ली में एआईएफएफ और आईएसएल क्लबों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही पूरे विवाद पर ही विराम लगा दिया है कि हु इज द किंग ऑफ इंडियन फुटबॉल। अगले 4 साल के लिए भारतीय फुटबॉल एक नए क्लब लीड मॉडल पर काम करेगी। पर क्लब लीड मॉडल को जानने से पहले आप समझिए कि क्लब लीड मॉडल है क्या, क्योंकि सबसे पहले यही समझना जरूरी है। पहले देखिए क्या होता था कि आईएसएल के कमर्शियल अधिकार एफएसडीएल के पास थे। स्पॉन्सर लाना हो, टीवी डील करना हो, मार्केटिंग देखना हो, डिजिटल मार्केटिंग देखना हो, मैच करवाना हो, ये सारे एफएसडीएल ही संभालती थी। लेकिन मास्टर राइट एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एआईएफएफ को लीग की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी पड़ी, जो उनको संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। इसी बीच क्लबों ने कहा कि भाई आईएसएल लीग वही चलाएगा जो इसमें निवेश करेगा। क्लबों का तर्क यह भी था कि अगर लीग सफल होता है तो इसका प्रॉफिट का मैक्सिमम शेयर क्लब के पास जाएगा, और अगर सॉकर लीग, इंडियन सुपर लीग अगर विफल होता है तो इसका नुकसान भी सबसे ज्यादा आईएसएल के क्लब्स ही उठाएंगे। तो काफी बातचीत के बाद एआईएफएफ ने इस मॉडल को मंजूरी दी। यही है मॉडल जिसे हम कहते हैं क्लब लीड मॉडल। इसमें ज्यादातर अधिकार क्लब के पास ही होंगे। दूसरा सवाल उठता है कि इससे 4 साल के लिए ही क्यों बनाया गया। देखिए, ये क्लब लीग मॉडल जो है वो नया भारत में इम्प्लीमेंट हो रहा है और इस मॉडल को एक्सपेरिमेंट के तौर पर लाया गया है। पता नहीं इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, और इसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि यह मॉडल पहली बार लागू हो रहा है, तो इसके सारे पक्षों को देखना जरूरी है। इनिशियली 2 साल के बाद क्लबों को ये अधिकार रहेगा कि ये जज कर सके क्लब कि ये मॉडल सफल है कि नहीं, या इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। यानी पूरी तरह से ये समझ लीजिए एक प्रयोग है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब नेक्स्ट ईयर हमारा एएफसी क्वालिफायर्स, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, उसके बाद सब आ जाएंगे, क्या हम एक प्रयोग के तहत काम करेंगे, पता नहीं है एआईएफएफ कैसे सोच रही है। एनीवेज, तो अगले 2 साल तक आप समझ लीजिए लीग में क्लब लीग मॉडल के तहत क्लबों की कमाई बढ़ेगी, एआईएफएफ की भी कमाई बढ़ेगी, स्पॉन्सर भी आते रहेंगे और क्लब की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। तो ही इस मॉडल को 2 साल के प्रयोग के बाद आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अब सवाल दूसरा अहम सवाल था कि डायमंड हार्बर एफसी का प्रमोशन होगा कि नहीं आईएसएल में। आई लीग जीतने के बाद, इंडियन फुटबॉल लीग जीतने के बाद, आई लीग जीतने के बाद डायमंड हार्बर एफसी गेट पे खड़ी है आईएसएल के एंट्री के लिए प्रमोशन डेलीगेशन वाले नियम के तहत। लेकिन एआईएफएफ ने साफ कह दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डायमंड हार्बर एफसी का प्रमोशन बरकरार है। हालांकि अंतिम फैसला सभी क्लब अपनी भागीदारी और लीग की संचालन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद निर्धारित करेंगे। इसका मतलब है कि भारतीय फुटबॉल में पहली बार मेरिट के आधार पर जो प्रमोशन का रास्ता है वो धीरे धीरे मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अगला सवाल था कि ओसीआई खिलाड़ियों को विदेशी खिलाड़ी क्यों माना गया। पिछले कई महीनों से भारतीय फुटबॉल में ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया खिलाड़ियों की चर्चा काफी बहस चल रही है। इसमें कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय मूल के विदेशी खिलाड़ियों को भारतीयों की तरह
खेलने दिया जाए ताकि राष्ट्रीय टीम मजबूत हो। लेकिन AIFF ने फिलहाल ऐसा कोई भी फैसला लेने से साफ में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि OCI खिलाड़ियों को विदेशी खिलाड़ी की तरह ही माना जाएगा। हर क्लब के पास अधिकतम 6 विदेशी खिलाड़ी रजिस्टर हो सकते हैं और उनमें से 4 खिलाड़ी मैदान पर खेल सकेंगे। और इस फैसले से भारतीय खिलाड़ियों को ज्यादा अवसर मिलने की उम्मीद है। एक और अहम सवाल ये रहा कि राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों को किसी बड़े टूर्नामेंट में क्यों नहीं छोड़ा जाता है क्लबों के द्वारा। तो ये एक बड़ी समस्या है। या नेशनल कैंप के लिए राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों को क्लब नहीं छोड़ते। तो ISL का जो लंबा सीजन होने के कारण खिलाड़ी अपने क्लबों के साथ व्यस्त रहते हैं। राष्ट्रीय कोच को भी बहुत कम समय मिलता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIFF का साफ कहना था कि इस विषय पर क्लबों से कई दौर में स्टेजेस में बातचीत हो चुकी है और कोशिश की जाएगी कि राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी लंबे ट्रेनिंग कैंप में शामिल हो या किसी भी बड़े बाहरी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए क्लब और AIFF आपस में तालमेल बिठाए और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के सभी खिलाड़ी अपने अपने क्लब से आसानी से रिलीज हो सके ताकि एक बेहतरीन टीम जा सके। अगला सवाल था कि भारतीय नंबर 9 स्ट्राइकर का नियम क्यों नहीं आया। भारतीय फुटबॉल में सबसे बड़ी कमजोरी लंबे समय से अगर आप देखें तो एक अच्छे स्ट्राइकर का ना होना है। इसी वजह से चर्चा थी कि शायद AIFF सभी क्लबों के लिए भारतीय नंबर 9 स्ट्राइकर को खिलाना अनिवार्य कर दे। मतलब हर क्लब में भारतीय ही स्ट्राइकर खेलेगा, इस नियम को शायद अनिवार्य कर दे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया गया है कि ऐसा कोई नियम नहीं लागू होगा। AIFF का कहना है कि टीम का चयन पूरी तरह से कोच के अधिकार के अंतर्गत होगा और वो क्लब के साथ मिलकर आपस में फैसला देंगे। कोई भी फेडरेशन किसी को यह नहीं बता सकती कि किस खिलाड़ी को मैदान पर उतारना है। हालांकि क्लबों से यह जरूर उम्मीद की गई है कि वे भारतीय स्ट्राइकर पर ज्यादा ध्यान दें और इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा शायद भारतीय फुटबॉल को हो सकता है। अगर क्लब और AIFF ईमानदारी से मिलकर काम करते हैं तो भारतीय फुटबॉल को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। कई तरह के फायदे जैसे बेहतर स्पॉन्सर आएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होगी क्लबों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी, युवा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा चांस मिलेगा, राष्ट्रीय टीम को भी बेहतर होने की या बेहतर तैयारी करने का समय मिलेगा। लेकिन पुराने विवाद अगर फिर शुरू हो जाते हैं तो क्लब और AIFF के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं, पारदर्शिता नहीं रहेगी और यह मॉडल सफल नहीं हो पाएगा। तो अब ये मीटिंग के बाद आने वाले 2 साल में ही पता चल पाएगा कि ये मॉडल किस तरह से काम कर रही है। तो अब कह सकते हैं कि क्या यही भारतीय फुटबॉल का टर्निंग पॉइंट है। सच कहे तो भारतीय फुटबॉल के लिए एक नई शुरुआत जरूर है, लेकिन केवल नया मॉडल बना देने से फुटबॉल की स्थिति बदल जाएगी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बदलाव तब आएगा जब क्लब युवाओं में निवेश करेंगे, एकेडमी की स्थिति को मजबूत करेंगे, अच्छे कोचेज लाएंगे, रेफरी की गुणवत्ता सुधारी जाएगी और राष्ट्रीय टीम के लिए कोई दीर्घकालिक पंचवर्षीय योजना टाइप की योजनाएं बनाए जाए। और अगर ये सब हुआ तो आने वाले वर्षों में भारतीय फुटबॉल शायद वास्तव में एक नई दिशा पर जा सकती है। देखिए 8 जुलाई 2026 को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक प्रशासनिक घोषणा नहीं थी, यह भारतीय फुटबॉल के लिए एक नया अध्याय भी हो सकता है। लेकिन अब जिम्मेदारी सिर्फ AIFF की नहीं है बल्कि क्लबों की भी हो गई है। अगले 4 साल तक यह तय करेंगे कि भारतीय फुटबॉल पेशेवर और आत्मनिर्भर बनता है कि नहीं या पुराने विवादों में ही उलझ कर रह जाता है। आपकी राय क्या है? क्या क्लब लीड मॉडल भारतीय फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या कभी ये भी एक प्रयोग बन के रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भारतीय फुटबॉल से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।